हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन। और आपकी विशेष डिमांड पर कुछ जो निबंध के टॉपिक है मैं आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पर हम कुछ निबंध करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप अपना निबंध जो है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें एक तो ये है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, वर्तमान स्थिति और भविष्य इसका क्या रहेगा। तो राष्ट्रभाषा हिंदी, इस पर आप एक अच्छा सा टॉपिक जो है वो तैयार कर सकते हैं। एक टॉपिक रहेगा मोबाइल फ़ोन संचार क्रांति में योगदान, इस पर भी आप तैयार कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन संचार क्रांति में योगदान, इस पर आप तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हो सकता है इस पर अगर आ जाता है तो आप लिख सकेंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक है समाज में नारी का महत्व, है ना। नारी पर कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा, पूछा जा सकता है इस पर निबंध, तो आप इस पर तैयार कर सकते हैं। और एक टॉपिक रहेगा राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति या फिर राजस्थान के लोकगीत या फिर राजस्थान की चित्रकला, इस तरीके से एक टॉपिक आएगा। तो एक टॉपिक आप राजस्थान पर तैयार कर लीजिए। और अगर तैयार नहीं भी है तो राजस्थान पर तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी जो है राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो ये संस्कृति पर तो हम इतना तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई टॉपिक बनता है तो वो है स्वच्छता पर बनेगा। तो आप लिख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छता अभियान, इस पर अगर इस टाइप का कोई टॉपिक आता है तो उस पर भी आप एक निबंध तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हम यहाँ पर करेंगे वो है एक पर्यावरण प्रदूषण। देखिए ये तो एक सदाबहार टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में पर्यावरण के बारे में तो पूछा ही जाता है। पर्यावरण प्रदूषण जो है इस पर निबंध लगभग बनता है। तो एक तो हम यहाँ पर करेंगे, साथ ही साथ हम और क्या पर यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके अलावा हम एक यहाँ पर और करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है ना, जो कि 2 साल चला है, हमने ये दौर देखा है। तो हम करेंगे वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। एक और मैं टॉपिक आपको बताना चाहूँगा, हालांकि मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, कोरोना महामारी, है ना, इस पर भी आप एक तैयार कर लीजिएगा। कोरोना महामारी करके इस पर जो है वो आपको आ सकता है टॉपिक, तो इस पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण ये भी एक सदाबहार टॉपिक है, हर परीक्षा में लगभग इस पर जो है वो टॉपिक पूछा जाता है। और एक सबसे बढ़िया टॉपिक जो है जो मैंने अभी तैयार किया वो इसमें आपको बताऊंगा, वो है योग, है ना, योग की महत्ता या फिर आप लिखेंगे योग की उपयोगिता या फिर योग भगाए रोग। इस तरीके से जो है वो योग पर भी एक टॉपिक जो है वो निबंध आ सकता है। तो आइए करते हैं एक एक करके, फटाफट से जल्दी से शुरू में पढ़ूंगा और इसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड मेरी फास्ट रहेगी क्योंकि अब टाइम इतना ही बचा है, तो जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आपको ये करना है। पहले प्रस्तावना, आज भारत ही नहीं सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से आक्रांत है। वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती और जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हैं। छोटे बड़े कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों, परमाणु संयंत्रों से बढ़ने वाली रेडियोधर्मिता, शहरों कस्बों से मल जल के निकास से तथा यातायात के यांत्रिक साधनों के कारण सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। गैस, धुआं, धुंध, कर्णकटु, ध्वनि आदि तरीकों से हर तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव। लिखेंगे कि जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि होने, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण हरे भरे खेतों, वनों को उजाड़ देने, भूमिगत जलवायु को प्रदूषित करने तथा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन होने से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे मानव के साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है, आनुवंशिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा बाढ़ व भूस्खलन आदि की वृद्धि हो रही है। ये समस्या हमने अभी देखी, हिमालय में कई बार ये घटना होती है भूस्खलन की, गाँव के गाँव दब जाते हैं लोग, हजारों लोग जो है वो नीचे दब जाते हैं। आगे लिखेंगे रेगिस्तान में इसी कारण राजस्थान में इसी कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ रहा है, जो कि आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है। आगे लिखेंगे धरती के तापमान की वृद्धि तथा असमय ऋतु परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट लिखना है आपको प्रदूषण निवारण के उपाय, ठीक है ना, प्रदूषण निवारण के उपाय लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदूषण को रोकने हेतु
अनेक उपाय कर रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण के लिए किए गए प्रयास जो वो किए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रयास हैं आपको पॉइंट वाइज लिखना है। शहरों के मल जल के निकास की उचित व्यवस्था की जा रही है। गंगा आदि नदियों को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण भी किया जा रहा है। पेड़ पौधों को रोकने तथा वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वन संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कारणों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे उपसंहार। हमारे देश में, उपसंहार मतलब अंतिम पॉइंट जो आपको लिखना है, लिखेंगे हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया जा रहा है। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने के लिए कहा जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सभी उपायों से पर्यावरण में संतुलन रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमने पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध देखा। आइए देखते हैं दूसरा है वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। तो इसमें भी प्रस्तावना, उसके बाद करेंगे कोरोना काल में शिक्षा, उसके बाद फिर करेंगे तीसरा पॉइंट कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव और उपसंहार। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व पर काल की भांति मंडरा रहा है। ये वायरस जो है तमाम देशों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। जो वायरस है, इस वायरस से विश्व में अब तक लाखों लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि कई देश कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में प्रयासरत हैं। मास्क का प्रयोग करना और वैक्सीन की व्यवस्था का कार्य भी शुरू किया जा चुका है, परंतु कोरोना वायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा है, या फिर यूँ कहते हैं कि जो दुष्प्रभाव पड़ा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह समय बेहद नाजुक है। लिखेंगे दूसरा पॉइंट कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक व्यक्ति आज स्वयं को लाचार समझ रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हर क्षेत्र की प्रगति पर रोक लग गई है। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन किए गए हैं। लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते देश के समस्त कॉलेज, विद्यालय और कोचिंग के बाद स्कूलों और विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज लेने का निर्णय किया गया। ऑनलाइन ही छात्रों को महत्वपूर्ण नोट्स और प्रोजेक्ट्स द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी छात्रों को पढ़ने की सुविधा हुई है। कोरोना महामारी के कारण देश में होने वाली कई सरकारी परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है। विद्यालयों एवं कॉलेजों की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों का उत्साह भी क्षीण होता नजर आने लगा है। बिना परीक्षा के ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया है। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को विकल्प की भांति प्रयोग करके छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई है। इसमें ई-पीजी पाठशाला, दीक्षा, ई बस्ता, शोध गंगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के माध्यम से निसंदेह अध्ययन कार्य करवाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ राजस्थान में भी राजस्थान सरकार ने ई कक्षा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक और कॉलेज स्तरीय शिक्षा में भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने भी जो एजुकेशन राइज नाम का जो चैनल बनाया है, ये भी इसी के एक नवाचार है, जिसके तहत हम भी ऑनलाइन शिक्षण मुहैया करा रहे हैं। नेक्स्ट है कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव। 2019 में चीन से फैलते हुए इस वायरस का प्रकोप सर्व जगत पर छा गया। भारत में 2020 में पहुंचकर इस वायरस ने लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। एक विद्यार्थी जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य विद्या प्राप्त करना है, कोरोना वायरस के कारण वह प्रत्येक विद्यार्थी निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा है। जो छात्र नए सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें पिछले सत्र के परिणाम न मिलने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके छात्रों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वह छात्र जो गाँव देहात में बसे हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का लाभ प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। और अंतिम में आपको लिखना है उपसंहार। कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इसने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आशावादी नजरिया आपको उपसंहार में रखना है। और अब है महिला सशक्तिकरण, इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष
विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक कि बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। हमारे देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहर समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं। भारत में महिला साक्षरता का अनुपात भी नीचा है। नारी सशक्तिकरण असल में तभी होगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वे हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें। नेक्स्ट लिखना है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सशक्तिकरण क्या है। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण के इस लेख में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता अनेक कारणों से है। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल से भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। नेक्स्ट लिखना है आपको, कुछ पॉइंट लिखना है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 82.14% है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर 65.46% है। भारत के शहरी क्षेत्रों में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं। और उपसंहार लिखना है नारी सशक्तिकरण आज की महती आवश्यकता है। नारी को विभिन्न क्षेत्रों में आगे आना चाहिए, उनमें शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। यदि नारी सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। और अंतिम हम कर लेते हैं योग की उपादेयता, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों की धरती रही है, इसीलिए भारतीय संस्कृति विश्व के आंगन में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके मूल में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो की भावना ही निहित रही है। इसी निमित्त भारत में योग को सनातन काल से अपनाया जा रहा है। वस्तुतः योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। लिखेंगे योग से आशय। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने से जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने आप को लगाना। अतः तन से मन से जो जोड़ते हैं उसी को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। उन्होंने योग के 8 अंग बताते हुए कहा है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। इसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। आगे लिखना है योग का महत्व। योग से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक लाभ हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको नियमित करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और दीर्घजीवी होता है। उसके शरीर और मस्तिष्क में वृद्धि के साथ साथ सोच में भी सुचिता आती है। नेक्स्ट लिखना है वर्तमान में योग की स्थिति। वर्तमान में योग शब्द अब अनजाना नहीं रहा है, क्योंकि जहां देखो वहीं योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। टीवी, पत्रिकाएं, सीडी, डीवीडी, पुस्तकें आदि की इसके प्रचार के जहां प्रमुख साधन है, वहीं बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो योग की कक्षाएं चलाती है, प्रशिक्षण देती है और हम भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, आप भी योग करिए। चारों तरफ आज के ज़माने में योग ही योग है। असाध्य
रोगों की प्राकृतिक दवा योग है, इसीलिए कहा गया है योग भगाए रोग। योग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव का योगदान वर्तमान में अतुलनीय है। उन्होंने देश और विदेश में सैकड़ों योग शिविर लगाकर लोगों को स्वस्थ और दीर्घजीवी रहने का सहज उपाय सिखाया है और सिखा रहे हैं। और अंत में उपसंहार में लिखना है कि योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है, जो आज के मनुष्य की व्यस्ततम और तनावग्रस्त जीवन की एक अमूल्य औषधि है। योग स्वास्थ्य की कुंजी है। इसके नियमित अभ्यास से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा पूरी कर लेता है। इसीलिए आज सभी के लिए योग लाभदायक सिद्ध हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पता है, और कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि शायद सर सो गए होंगे, लेकिन मैं नहीं सोया। मैंने वादा किया था आपको मैं निबंध के टॉपिक दूंगा। मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है और अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि एक बार इसे पूरा का पूरा पढ़ें और अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट निबंध लिख करके आएँ। थैंक यू वेरी मच।